गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको भगवान शिव की नगरी काशी लेके चलने वाली हूँ। और काशी का अर्थ है प्रकाशमान, यानी जो प्रकाशित है, प्रकाश का स्रोत है, या कहें कि प्रकाश स्तंभ है। और ऐसा कहा जाता है कि काशी का इतिहास दंत कथाओं से भी ज़्यादा पुराना है। इस नगर के अस्तित्व में आने के समय का कोई पता नहीं लगा सकता। और मान्यता तो ये भी है कि काशी ज़मीन पर नहीं बल्कि भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है, क्योंकि काशी की सबसे मूल बात यही है कि खुद वहाँ भगवान शिव रहते हैं। और ये प्राचीन शहर वरुणा और असी नाम की दो नदियों के बीच बसा है। और दोस्तों, इस शहर को लेकर हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आकर अपने प्राण त्यागता है या काशी में उसका अंतिम संस्कार हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी उस व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, बनारस के बारे में लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि यहाँ बहने वाली पवित्र गंगा नदी में यदि डुबकी लगा ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। और कई पर्यटकों के लिए तो गंगा नदी में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय डुबकी लगाना एक अनोखा और यादगार अनुभव होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग यहाँ के मुख्य घाटों पर सुबह और शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बनारस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, शॉपिंग कहाँ करनी है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ अंत में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पहुँचना कैसे है। तो दोस्तों, आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके वाराणसी तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में खुद का हवाई अड्डा है। तो आप देश के किसी भी प्रमुख शहर से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक के लिए फ्लाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये भारत के अन्य शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो वाराणसी जंक्शन भारत के कई प्रमुख शहरों से रेल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप दिल्ली, मुंबई, भोपाल और भारत के कई बड़े शहरों से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। और दोस्तों, वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही इजीली कैब, टैक्सी या ऑटो मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप बस से आ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस शहर के लिए आपको दिल्ली और आसपास के शहरों से बस आसानी से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बनारस पहुँचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल अस्सी घाट के आसपास देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और इसके साथ ही आपकी घूमने की जो प्लेसेस हैं, जैसे कि यहाँ के घाट या फिर काशी विश्वनाथ का मंदिर, वो भी आपको पास पड़ेगा। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ होटल्स के कॉस्ट की, तो 400-500 से स्टार्टिंग करके आपको 1500-2000 तक के बीच होटल्स आराम से मिल जाएंगे। और दोस्तों, बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो बनारस फेमस है अपने खाने पीने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ खाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ने वाला है। अगर आप वेज थाली लेते हैं तो ये आपको 100 से 150 के बीच मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप रोज़ के खाने से कुछ अलग हटके स्वाद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ के बनारस के स्ट्रीट फूड का मज़ा ले सकते हैं, जिनमें आपको आलू टिक्की, कचौड़ी, पानी पूरी, जलेबी, रबड़ी और बनारसी कलाकंद जैसी चीज़ों का स्वाद ज़रूर चखना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो आपको बनारस के मशहूर पान का स्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं अस्सी घाट, जो कि वाराणसी रेलवे स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, ये घाट काशी की प्राचीनता को दर्शाता है। और यहाँ आने वाले तीर्थयात्री एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थित विशाल शिवलिंग की पूजा अर्चना करके भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आप यहाँ इस घाट पे गंगा नदी में बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं दशाश्वमेध घाट, जिसकी दूरी 80 घाट से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की है। और दोस्तों, वाराणसी का ये मुख्य घाट अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। और इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 घोड़ों की बलि दी थी। और दोस्तों, यहाँ इस घाट पे कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। और हर दिन शाम को इस घाट पर आयोजित गंगा आरती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। और दोस्तों, अगर आप वाराणसी की यात्रा कर रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए बिना आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो इसके बाद आप जा सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों, इस मंदिर में मौजूद शिव के ज्योतिर्लिंग को देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर का उल्लेख कई पवित्र हिंदू ग्रंथों में भी आता है। यही कारण है कि इस मंदिर में रोजाना आपको भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ अर्ली मॉर्निंग जाना चाहिए,
क्योंकि ये मंदिर 4 बजे खुल जाता है और अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे तो आपको यहाँ भीड़ भी कम देखने को मिलेगी और दर्शन भी जल्दी ही मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं तुलसी मानसा मंदिर, जो कि वाराणसी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है और इस मंदिर का निर्माण 1964 में किया गया था, जो कि भगवान राम को समर्पित है। और आपको बता दें कि इस मंदिर का नाम संत कवि तुलसीदास जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ये वो स्थान है जहाँ पर तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण लिखी थी। और दोस्तों मंदिर में सावन के महीनों में कठपुतलियों का एक विशेष प्रदर्शन होता है, जो कि रामायण से संबंधित होता है। तो अगर आप एक मजेदार अनुभव लेना चाहते हैं तो आप सावन के महीनों में भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप जा सकते हैं दुर्गा मंदिर, जो कि वाराणसी में स्थित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे बंदर मंदिर भी कहते हैं। और इस मंदिर का निर्माण एक बंगाली महारानी द्वारा 18वीं शताब्दी में किया गया था, जिसको गेरू से लाल रंग में रंगा गया है। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित देवी दुर्गा की मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया था, बल्कि ये अपने आप प्रकट हुई थी। और इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं रामनगर का किला और संग्रहालय, जो कि तुलसी घाट के सामने स्थित है। दोस्तों ये किला तो एक ढहता हुआ खंडर है, लेकिन यहाँ का जो म्यूजियम है उसमें आप देख सकते हैं पुरानी अमेरिकी कारों के दुर्लभ संग्रह, हाथी दांत वर्क, मध्यकालीन वेशभूषा और एक विशाल खगोलीय घड़ी। और दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ के टाइमिंग की, तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खुला रहता है। और इसके बाद दोस्तों आप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर जा सकते हैं सारनाथ, जो कि भारत में प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। और दोस्तों काशी के घाटों और गलियों को घूमने के बाद आप इस जगह आकर एकांत में शांति का अनुभव करेंगे। और दोस्तों इस जगह के बारे में ऐसा माना जाता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने साथियों की तलाश में सारनाथ आए थे और यहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और दोस्तों यहाँ सारनाथ में आप विजिट कर सकते हैं म्यूजियम और एक्सकेवेटेड साइट, जिसकी कंपोजिट टिकट अगर आप लेते हैं तो भारतीयों के लिए इसकी कीमत 30 रुपए है और विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी कीमत 305 रुपए है। चलिए दोस्तों अब बनारस घूमने के बाद अगर आप यहाँ कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो आप जा सकते हैं गोडोवालिया मार्केट, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाजार है। और आप यहाँ पे डेली यूज के आइटम्स से लेकर कांच की चूड़ियाँ और ट्रिंकेट्स भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप बनारसी सिल्क साड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी मार्केट में मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है वो है बनारस सिल्क एम्पोरियम, जो कि आपका छावनी रोड पे पड़ जाता है। यहाँ पे आपको पारंपरिक सिल्क साड़ी, स्टोल, बेड कवर के साथ साथ और भी काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों वैसे तो ओरिजिनल सिल्क साड़ीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, लेकिन अगर आप इतनी कॉस्टली नहीं लेना चाहते हैं, आप थोड़ी सस्ती क्वालिटी की देखना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मदनपुरा, सिंगरा या बनस फाटक। चलिए दोस्तों अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको यहाँ के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो दोस्तों 1 से 2 दिन आपके बनारस की ट्रिप के लिए पर्याप्त रहेंगे। और दोस्तों यहाँ विजिट करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सितंबर से मार्च तक के महीनों का। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ नवंबर के महीने में आते हैं तो आप यहाँ होने वाले 5 दिवसीय गंगा महोत्सव में भी शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों बात करें अगर हम बजट की, तो बनारस के 2 दिन के ट्रिप का खर्चा ऑन एन एवरेज 2500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस की टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।